स्वागत है आपका सर्वज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, स्पेशली जेट आईसीआर को लेकर भी। और आरबीएससी में अपन देखें तो 12th में भी एक बहुत अच्छा चैप्टर ये आता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। और हम प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो वो शॉर्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर पुटअप होते हैं, उन चीजों से लेकर ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई, किस तरीके से इसके बारे में हम पता कर पाए। अगर हम बेसिक तरीके से अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो, हम इतना तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। ये चीज हम लोग छोटी कक्षाओं में अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इतनी बातें हम लोगों को पता भी है कि प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे या पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और इसी क्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन जो होती है, जो कि हमारी प्राण वायु है, वो वायुमंडल में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, फ्री करते हैं, है ना, मुक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बहुत कुछ चीजें तो हम लोग जानते हैं, जो हम बेसिस छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। पर फिर भी हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या क्या चीजें हम लोगों के काम बेसिक से संबंधित कौन कौन सी बातें हमसे पूछी जा सकती है जेट आईसीआर में। तो चलो आज देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली क्या है, जैसे कहीं कहीं पर मैंने इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण जो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखता है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो मैंने क्या करा है, ये फोटोसिंथेसिस का फोटो डॉट वर्ड यूज किया है कहीं कहीं जगह पर। तो वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर फिर भी हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो बेसिक बात पे आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, छोटी सी बात जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, कि जो हरे पौधे होते हैं, वो हरे पौधे CO2 और जल के साथ मिलकर, किस किस के साथ मिलकर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O के साथ मिलकर भोज्य पदार्थ, जो कि किस रूप में है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सह उत्पाद के रूप में क्या होती है, मुक्त होती है। उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे में हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कौन सी, हरे पौधे, हालांकि ये तो पता है कि ये सारी क्रियाएं जो होगी दो चीजों की प्रेजेंस में होगी, मतलब दो चीजों की उपस्थिति में होगी। कौन कौन सी, एक तो सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, और हरित लवक के अंदर रहने वाला कौन, पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। शॉर्ट में हम इसको CHL से शो कर सकते हैं। किससे शो कर सकते हैं, CHL। जनरली क्लोरोफिल को लिखने के लिए CHL हम लोग बोल देते हैं कि क्लोरोफिल मतलब CHL, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि हरे पौधे सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोल रहे हैं, इनकी उपस्थिति में ये होना चाहिए, तब वो CO2 और जल के साथ मिलकर भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सह उत्पाद के रूप में क्या निकलती है, मुक्त होती है। वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये सीधी भाषा में इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन। असल में इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन बेसिस भी शो कर रखा है कि CO2 जल के साथ मतलब रिएक्शन हो रही है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और इस पूरी रिएक्शन में कौन, ऑक्सीजन गैस जो है वो सह उत्पाद के रूप में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जनरल डेफिनेशन जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर बनने वाली मेन बात क्या है, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये बात अपने को याद रखनी है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। सीधी सी बात समझ में आ रही है यार, रिएक्शन रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे ना, ग्लूकोज बना रहे हैं हम लोग, तो सीधी सी बात है, इसमें प्रकाश ऊर्जा को में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। और क्या होता है इसमें, इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थों से मिलाकर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण किया जाता है। यही प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें ऑल ओवर हमारी डेफिनेशन बेस क्लियर हो गया। क्या क्या, हरे पौधे सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल के साथ मिलकर ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो होती है सह उत्पाद के रूप में क्या होती है, रिलीज होती है। ये इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अतः इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों, सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो ये जनरल बात हमारी क्लियर हो गई। हमें कैसे पता चला यहां तक, तो यहां तक
हम लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे मिली उसके पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है। हालांकि रिसर्च तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसके कुछ मेन बिंदु पढ़ना चाहते हैं जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पुटअप होते हैं, और वो मेन हिस्ट्री हम लोगों को थोड़ी थोड़ी पता भी होनी चाहिए। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री पर बात करते हैं, जो कि सिंपल है, जो जनरली याद रखनी है आप लोगों को। हिस्ट्री से संबंधित सबसे पहला साइंटिस्ट हमारे सामने आता है, वो है अरस्तु। कौन आता है? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि भोजन जो होता है वो पौधे जड़ से प्राप्त करते हैं। ये स्टार्टिंग बात थी, अरस्तु ने ये बात कही थी पहले, बहुत पहले। अरस्तु ने क्या कहा था सबसे पहले? कि पौधे जो होते हैं ना, वो भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? अपनी जड़ से। उसके कुछ समय बाद हमारे पास आया स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स जो कि ये महाराजा है, इन्होंने क्या कहा कि CO2 और प्रकाश दोनों ही मिलकर पौधों को पोषण देते हैं। इस बात पे आकर स्टीफन हेल्स का रिसर्च खत्म हो गया। हालांकि रिसर्च तो इनके बहुत काफी बहुत बड़े बड़े रहे, लेकिन हमें उससे इतनी लंबी बात नहीं करनी। हम लोग सिर्फ उन पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इस वैज्ञानिक ने कौन सी बात कही थी, या ये कथन किस वैज्ञानिक का था, या रिसर्च किस वैज्ञानिक की, किस साइंटिस्ट की थी। बस इतनी बात पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा। इससे ज्यादा हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि यही चीज हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्लियर हो गया? तो अरस्तु ने क्या कहा था कि भोजन जड़ों से प्राप्त होता है। उसके बाद स्टीफन हेल्स आए। स्टीफन हेल्स ने कहा कि CO2 और प्रकाश दोनों मिलकर पौधों को क्या देते हैं? पोषण देते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई? हजम नहीं हुई, क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वापस कौन आया? इंजनहाउस। लगभग बात तो पहुंच रही थी, हम वहां तक जा रहे थे, पर जाते जाते हम लोगों ने आगे क्या स्टार्ट किया, देखो जरा। इंजनहाउस जो थे, इंजनहाउस ने फिर क्या कहा कि हरापन, मतलब पौधों का जो हरापन होता है वो, और प्रकाश दोनों ही मिलकर वातावरण को, मतलब वायुमंडल को पूरे को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। ये सबके कथन है जो आगे चल के इनके रिसर्च के रूप में बाद में सामने आए। उसके बाद हमारे पास आया जीन सिनेवियर। जीन सिनेवियर ने क्या कहा कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तो लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। जनरल बहुत समय तक ये बात भी चलती रही कि सही बात है भैया, जब लाइट आता है ना, प्रकाश रहता है, जब पौधे क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये बात हमारी जेन सिनेवियर ने कही। फिर उसके बाद कौन आया? वान मोल आया। वान मोल ने पता है कौन सा प्रयोग किया? आधिपत्ति वाला प्रयोग किया। वान मोल ने कौन सा प्रयोग किया? आधिपत्ति। आधिपत्ति मतलब उन्होंने आधिपत्ति एक बोतल के अंदर बंद करी, आधी को एकदम पैक कर दिया, आधी को कहां रहने दी? बाहर। और टेस्ट किया था कि आखिर लाइट का इन सब का क्या रिएक्शन होता है, प्रकाश में क्या संबंध रहता है। तभी तो जाकर उन्होंने CO2 और प्रकाश का क्या समझाया था? महत्व समझाया था। करेक्ट बात है, आधी को प्रकाश मिल रहा था, आधी को प्रकाश नहीं मिल रहा था, आधी को CO2 मिल रही थी, आधी को CO2 नहीं मिल रही थी। तो उस कंडीशन में पौधे की पत्ती का पूरा उन्होंने कंडीशन बताई थी कि एक पौधे के लिए ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। ये चीज उन लोगों ने बताई थी। तो वान मोल ने, ये बहुत स्टार क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, आधिपत्ति प्रयोग किसने किया था? तो वान मोल ने किया था। और आधिपत्ति प्रयोग के द्वारा क्या समझाया गया था? CO2 और प्रकाश का क्या बताया था? महत्व बताया था। किसने बताया था? वान मोल ने। फिर कौन आया? शेक। फिर कौन आया? शेक। शेक ने क्या किया? शेक ने फोटो मैंने कहा था ना, मैंने प्रकाश संश्लेषण के फोटोसिंथेसिस को यहां पर फोटो लिख रखा है। तो फोटो मतलब प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद स्टार्च होता है, ये बात बताई थी किसने? शेक ने। शेक ने अपने रिसर्च के द्वारा ये प्रूफ करके, मतलब जनरली इनके रिसर्च के द्वारा ये बात बताई गई थी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, इस प्रकाश संश्लेषण का लास्ट प्रोडक्ट जो होता है, अंतिम उत्पाद, इस रिएक्शन को खत्म होने के बाद तो क्या बचता है? स्टार्च जो होता है, इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद क्या हो, कौन आए? जूलियस रॉबर्ट मेयर। कौन आए? जूलियस रॉबर्ट मेयर। जूलियस रॉबर्ट मेयर ने क्या कहा था? प्रकाश ऊर्जा को, मतलब ये पौधे जो होते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तथा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसे क्या कर लेते हैं? संचित कर लेते हैं। ये बात कही थी किसने? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। और ये बात कहीं तक सत्य भी है, आगे तक आज तक हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बात क्लियर हो रही? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने क्या कहा था इस विषय में कि जो हरे पौधे होते हैं या पौधे होते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, और रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसमें कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसे क्या कर लेते हैं? संचित कर लेते हैं। ये बात कही थी। फिर कौन आए हमारे पास? ब्लैकमैन आए, जिसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले भी हैं, आगे पता चलेगा तुम्हें। ब्लैकमैन ने कहा कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना, ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। और इस क्रिया में पता है जैव रासायनिक क्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें H2O का तो ऑक्सीकरण होता है और CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। सब आगे पता चलेगा कैसे।
अभी आगे अगले स्टेप में हम लोग जब पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा इसको पूरा। तो याद रखना, ब्लेकमैन ने क्या कहा था कि ये जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें H2O का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। उसके बाद फिर कौन आया, वान नील। वान नील ने पता है क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है। वान नील ने क्या कहा कि O2 जल से प्राप्त होती है, CO2 से नहीं। याद रखना, हम क्या कई बार सोच लेते हैं कि भाई CO2 ले रहे हैं इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना वो इस O2 वाली ऑक्सीजन है, नहीं, CO2 वाली ऑक्सीजन नहीं। ये जो O2 है ना वो कहां से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है, H2O से प्राप्त होती है, ना कि CO2 से। ये बात याद रखना। फिर भी अगर पेट नहीं भरा तो हील आए, हील ने इसे क्या करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। उसके बाद भी नहीं माने तो फिर क्या करा, रुमेन, कामेन, हासिद ने, कौन कौन ने, रुमेन, कामेन और हासिद ने इसे ट्रेसर विधि से प्रूफ करके दिखाया था। इस ट्रेसर विधि के अंदर कुछ नहीं, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक लिए गए थे, उनका यूज किया था। देखेंगे फिर आगे और अच्छे से। तो क्लियर हो रही है इस बात कि भाई O2, वान नील ने क्या कहा था कि O2 की प्राप्ति कहां से होती है, जल से होती है, ना कि CO2 से। हील ने इस बात को क्या किया, प्रूफ किया। उसके बाद में ट्रेसर विधि से किसने प्रूफ करके दिखाया, रुमेन, कामेन और हासिद ने। आगे देखना, हाइड्रिला के पौधे से यह सिद्ध हुआ था कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, एक जली पौधा लिया, बीकर में रखा, पानी के अंदर दबाया, उसके अंदर कीप रखी, जनरल सी बात है, उसी में फिर वो माचिस की तीली ले जाते हैं। तो सीधी सी प्रोसेस है कि हाइड्रिला के पौधे से प्रूफ हुआ था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। उसके बाद जे प्रिस्टले ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, मतलब बताया नहीं था, खोज की थी, जे प्रिस्टले ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की क्या करी थी, खोज की थी। तो ये तो हमारी जनरल क्या हो गई, हिस्ट्री वाली बात। अब इसमें काम आने वाले पदार्थ कौन कौन से जो कि यूज में आएंगे, तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुछ वर्णक, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उन्हीं पिगमेंट्स के द्वारा, जैसे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं ना, वैसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पिगमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। 8 प्रकार के वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जनरल बेसिक है, ज्यादा माइंड नहीं करना है अपने को, लेकिन बहुत काम की चीजें होंगी, वो भी वापस रिटर्न में आप लोगों को बता दूंगा। प्रकाश संश्लेषण के जो वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं वो कितने प्रकार के, 8। कौन कौन से, CHL मैंने कहा था, क्लोरोफिल को मैंने CHL करके शो कर रखा है, और जनरली भी हम पर्णहरिम या क्लोरोफिल को CHL करके शो कर सकते हैं। तो कौन कौन सा होगा देखना, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। तो क्लियर होगा, A से लगाकर कहां तक, E तक। क्लियर हुआ ना, कौन कौन सा, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, ये हो गया। उसके बाद 5 तो ये हो गए, 3 कौन कौन से, एक है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, एक कौन सा है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। उसके बाद बैक्टीरियल क्लोरोफिल A और बैक्टीरियल क्लोरोफिल B। ये हो गए 8 क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, हेल्प। ऑल प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली किसी एक जगह की नहीं, ठीक है, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उनमें जो होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल A और B क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो याद रखना, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल A और बैक्टीरियल क्लोरोफिल B। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार के वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनमें भी सबसे मुख्य प्रकाश संश्लेषण में जो काम आते हैं वो 2 है। कौन कौन से, एक तो क्लोरोफिल A और एक क्लोरोफिल B। ये दोनों अच्छे से याद रखना है। इनका फॉर्मूला भी सामने दे रखा है, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर हो रही बात, कौन कौन सा, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A का फॉर्मूला अच्छे से याद कर ही लेना साथ में ही। क्लोरोफिल A का फॉर्मूला क्या है, C55 H72 O5 N4 Mg, मतलब C55 H72 O5 N4 Mg। क्लियर हुआ। क्लोरोफिल B का C55 H70 O6 N4 Mg। सर दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, देखो मैं बताता हूं, इन दोनों के अंदर ही तो चेंज है। क्लोरोफिल A में 72.5 है, इसमें 70 और 6 है, इधर से 2 गए, इधर के अंदर 1, बस इन दोनों को आपको माइंड करना है, बस बाकी सब कुछ सेम है। C55 H72 O5 N4 Mg, यहाँ पे क्या है C55 C55,
यहाँ 72 है तो यहाँ क्या है 70, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या है 6 है, बस बाकी सब सेम है, N4 N4 Mg Mg। क्लियर? तो जनरली दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों मुख्य क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लियर हो गया? उसके बाद में आपको ये बात याद रखनी है, जो भी पूछी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफिल ए के अंदर जो समूह होता है वो कौन सा है? मेथिल समूह। क्लोरोफिल ए को जब हम देखेंगे इंटरनली तो क्या होता है, क्लोरोफिल ए में कौन सा समूह होता है? मेथिल समूह होता है। और क्लोरोफिल बी में कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड समूह होता है। समझ में आ रही बात? क्लोरोफिल ए के अंदर कौन सा समूह उपस्थित होता है? मेथिल समूह। और क्लोरोफिल बी में कौन सा समूह उपस्थित होता है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ये तो मेन है, मेन वर्णक है, लेकिन इनकी हेल्प करने वाले वर्णक भी होते हैं जिन्हें हम सहायक वर्णक कहते हैं। सहायक वर्णक कौन कौन है? दो, एक तो है केरोटीन और एक है जेंथोफिल। केरोटीन का फॉर्मूला C40H56 और जेंथोफिल का फॉर्मूला C40H56। समझ में आ रही बात? और O2 जनरली सेम है, कोई चेंज नहीं है। केरोटीन का कितना है? C40H56 और जेंथोफिल का क्या है? C40H56O2। साथ में कौन आ गया? बस O2 जेंथोफिल में। और एक और चीज यहां क्लियर कर दूं, क्लोरोफिल ए के साथ सहायक वर्णक केरोटीन रहता है और क्लोरोफिल बी के साथ सहायक वर्णक कौन रहता है? जेंथोफिल रहता है। और याद रखना, केरोटीन जो होता है वो हरे भागों में रहता है, और केरोटीन जो रहता है वो हरे भागों में रहता है, और जेंथोफिल जो होता है वो पीले भागों में रहता है पौधों के अंदर। अब बाकी कुछ पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर, मतलब कौन कहां पर प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो दे रखी है वो श्वेत प्रकाश जो है ना, सफेद प्रकाश जो कि लाइट हम लोग देखते हैं, श्वेत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वोत्तम रहती है, सबसे बेस्ट होती है। और उसके बाद होती है लाल प्रकाश में, उसके बाद नीले प्रकाश में, उसके बाद हरे प्रकाश में। ये क्रम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अच्छी किसमें? श्वेत प्रकाश में, उसके बाद लाल, उसके बाद नीला, और सबसे कम कहां होती है? हरे प्रकाश में। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो क्लोरोफिल हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से, भाई वर्णक है क्लोरोफिल, यहां भी क्लोरोफिल। जैसे हमारे शरीर में, हमारे अंदर हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पूरी तरह से घुमाता है, उसी प्रकार पौधों का हीमोग्लोबिन कौन है? क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पौधों का हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को पौधों का हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, क्लोरोफिल को पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद एक और चीज जो कि हरित लवक में हम लोग पढ़ चुके हैं, लवक के बारे में जब हमने पढ़ा था, कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम होती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम होती है। थाइलेकोइड पर ना मोती के समान रचना होती है जिसे हम क्वांटासोम कहते हैं, और क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है क्योंकि क्वांटासोम के ऊपर 230 क्लोरोफिल के क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं, या 200 से 250 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। उसके बाद याद रखना, इन सभी क्लोरोफिल के अलावा कुछ विशेष प्रकार के क्लोरोफिल भी होते हैं, जिसमें एक तो है P680 जिसको P6 एक्टिव बोलते हैं, और एक होता है P700 P700। ये दो जो है पिगमेंट्स, ये दो पिगमेंट्स विशेष प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। एक तो कौन सा? P680 और एक P700, ठीक है, P680 और एक P700। ये दोनों क्लोरोफिल के काम आपको आगे आने वाला है बहुत अच्छे से, और इनको ही हम अभिक्रिया केंद्र भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया केंद्र। मतलब किसी भी प्रकार की जो अभिक्रिया भी स्टार्ट होगी ना प्रकाश संश्लेषण में, वो यहीं से स्टार्ट होगी, P680 से या P70 से। अब कहाँ होगी, किस लिए होगी, किस तरह से होगी, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर होगी। तो बेटा सब लोग अच्छे से ध्यान रखना, ये जो